भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत उन कंपनियों को विदेश से इलेक्ट्रिक कारें इंपोर्ट करने पर टैक्स छूट मिलेगी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी। आज हम जानेंगे कि ये जो पॉलिसी आई है इसमें क्या कुछ डिटेलिंग्स हैं, क्या कुछ इसके हाइलाइट्स हैं और कैसे भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने में ये पॉलिसी मदद करेगी। विस्तार से हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जैसा हमने बताया कि अभी भी हम ग्लोबली देखें तो जिन जिन देशों से पीछे हैं उनसे कितने पीछे हैं, उन तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा और चैलेंजेस क्या क्या हैं, इन पर विस्तार से बातचीत होगी। आज का शो देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि भारत में ईवी इकोसिस्टम का क्या हाल है, आगे क्या होने जा रहा है और भारत की ईवी पॉलिसी क्या रंग ला सकती है। पूरी जानकारी का भंडार होगा आज का हमारा शो, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौट रहा हूं मैं बहुत खास मेहमानों के साथ। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ईवी पॉलिसी के तहत भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसके प्रमोशन का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इस ईवी पॉलिसी के तहत घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा। पॉलिसी के तहत ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को छूट मिलेगी। पॉलिसी के तहत ऑटो कंपनियों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। हालांकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं तय की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू करना होगा। इसके अलावा पॉलिसी के तहत 3 साल में 25% और 5 साल में 50% लोकल वैल्यू एडिशन की शर्त माननी होगी। पॉलिसी के तहत कंपनियों को कम कस्टम ड्यूटी, लिमिटेड कार को इंपोर्ट करने का फायदा मिलेगा। कंपनियों के अलावा कंज्यूमर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। इस पॉलिसी से ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इंपोर्ट कर कंप्लीटली बिल्ट अप यानी सीबीयू लाने पर कस्टम ड्यूटी 15% लगेगी। रेडी ऑटोमोबाइल पार्ट के इंपोर्ट करने पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी। फिलहाल रेडी ऑटोमोबाइल पार्ट के इंपोर्ट करने पर 70% कस्टम ड्यूटी लगती है। ड्यूटी में छूट बस 5 साल के लिए ही है और 1 साल में 8,000 कारों पर ही इंपोर्ट ड्यूटी की छूट मिलेगी। ऐसे में 5 साल में कुल 40,000 कार पर छूट मिलेगी। सालाना लिमिट पूरी न होने पर कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। पॉलिसी के लिए 120 दिनों के अंदर सरकार एप्लीकेशन जारी करेगी। बता दें कि टेस्ला कारों का इंतजार इंडिया में लंबे समय से हो रहा है। अब इसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देश में हो सकेगी। नई ईवी पॉलिसी का मकसद भारत को दुनिया की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा करते हैं बेहद ही खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ रजत महाजन जी जुड़ चुके हैं, पार्टनर कंसल्टिंग डेलोइट इंडिया के। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अभिजीत सिन्हा साहब जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं नेशनल हाईवे फॉर ईवी के। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका भी हमारे शो पर। अभिजीत जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। आपसे लंबी बातचीत होती रही है भारत के ईवी मार्केट को लेकर। अभी लगभग अगर 2022 और सितंबर 2023 तक के डेटा अगर हम देखें तो टोटल जो पेनिट्रेशन है वो 5% के आसपास है टोटल व्हीकल सेल्स का, ईवीज का। पोटेंशियल माना जाता है कि 40% तक जा सकता है 2030 में, लेकिन फिर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। ये ईवी पॉलिसी जो आज अनाउंस हुई है, ये हमें हमारी जो महत्वाकांक्षी रेंज है ईवी को लेकर वहां तक पहुंचाने में कितनी मदद करेगी? नमस्कार डोभाल जी, मैं रास्ते में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। जी हाँ। और जी न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। ये जिस तरह से देखा जा रहा है वैश्विक स्तर पर या इंटरनेशनल मीडिया जैसे इसको रिपोर्ट कर रही है कि इस न्यू पॉलिसी का मतलब टेस्ला की जीत है, जबकि अगर आप इसको देखें तो वाकई में ये पॉलिसी भारत की जीत को दर्शाता है। क्योंकि हम एक ऐसे मुकाम पर पिछले 1 साल में आई थिंक कई कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने भारत का दौरा किया होगा और काफी हद तक एक ऐसी डेडलॉक की स्थिति बन गई थी जहां या तो हमें बाहर में बनी हुई कार को इंडिया में अलाउ करना पड़ता और या फिर हमें अगर सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी घटाते या एक्साइज जो इसके ऊपर टैक्स लगते हैं वो घटाते तो हमें टैक्स का नुकसान उठाना पड़ता। सो एक ऐसी डेडलॉक से ये नीति हमें बाहर निकाल करके लाती है। और मैं कहूंगा कि ये सिर्फ एक नीति नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसका बहुत
फायदा इंडियन इंडस्ट्रीज को भी होगा और इंडियन कंज्यूमर्स को भी होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी जब इंडिया आती है तो उसके लिए बहुत तेजी से आकर और बहुत आपाधापी में ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है कि तुरंत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर दे। और अगर 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद उसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करने का मौका मिलता है, अनुमति मिलती है, तो ये हमारी टैक्स के ऊपर जो नुकसान हो रहा था उसको भी पूरा करता है। और जहां तक 8000 गाड़ियों को की इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर उनको इंडिया में बेचने का अलाउ करने की बात हुई है, उसके लिए उन्हें $800 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ये विन विन सिचुएशन है आई थिंक कंट्री के लिए। इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि ये किसी किसी फॉरेन कंपनी की गाड़ियों को लाने के लिए या उनकी मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ करने के लिए हमने कोई नुकसान उठाया। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, शायद वो आपके रिपोर्ट में मिस कर गई, कि लोकल वैल्यू एडिशन का जो कंटेंट, जो कंपोनेंट इसमें ऐड किया गया है, वो कंपोनेंट तभी लागू होता है या वो कंपोनेंट तभी क्वालिफाई करता है मैन्युफैक्चरर को जब वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन करते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो ये कंपोनेंट बैंक गारंटी से बैक्ड है और इंडियन गवर्नमेंट उस बैंक गारंटी को यूटिलाइज या इन्वोक कर सकती है। तो आप कह रहे हैं कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का जो कमिटमेंट है वो भी इसमें दर्शाया जा रहा है। टेस्ला, क्योंकि बात टेस्ला की बहुत हो रही है, तो एक तरह से 3 साल के भीतर लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर ईवी, और मुझे लगता है कि इतना 25% ऑफ द कंपोनेंट्स जो डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड होंगे, 25% है अभी जी? 50%। 50%? 50% है। अच्छा, तो आप, इसका मतलब तो ये लग रहा है, रजत जी आपका इस पर टेक क्या है? मैं टेस्ला पर बाद में आना चाहता, लेकिन अभिजीत जी ने क्योंकि शुरुआत कर दी है सीधा टेस्ला से ही, तो मैं आऊंगा, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है पॉलिसी फ्रेमिंग में टेस्ला को? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, अभिजीत जी ने बहुत अच्छी तरह से लेआउट किया ऑल द contours of this policy. I won't comment on any particular OEM as such, but 2 or 3 important things. एक तो ये 25% localization of components by 3 years है और 50% by 5 years है। तो अगर देखा जाए चिप्स, बैटरी और बैटरी में भी स्पेसिफिकली बैटरी पैक्स तो हम बना ही रहे हैं, बट सेल्स एंड मैग्नेट्स, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं, विच इज बॉडी पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट, इवन मोटर्स एटसेट्रा, ये हम काफी हद तक लोकलाइज कर सकते हैं। आई वुड से कि ये जो पोर्शन है गवर्नमेंट का थिंकिंग अबाउट कि पहले 3 साल की 25%, उसके बाद और 2 साल 50%, और साथ में अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप ओईएम के परस्पेक्टिव से देखेंगे कि 8000 गाड़ियां इंपोर्ट करने का मौका मिल रहा है, विच इज एट $35,000 जो हमने पढ़ा है। Now, at a very low import duty and GST is also low on EVs, so it will be end-to-end affordable for the Indian consumer. उससे होगा क्या कि वो जो OEM गाड़ियां अपनी ला रहा है, while they are manufacturing, उनको गाड़ी टेस्ट करने का मौका भी मिलेगा मार्केट। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो आज भी होता है, जिसके अंतर्गत होमोलोगेशन में 2500 गाड़ियों की छूट दी जाती है, बट आई वुड से कि वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। तीसरी चीज इज, थर्ड थिंग इज, इफ यू टेक्निकली स्पीकिंग, हम ये भी सोच सकते हैं कि इट इज इट कैन इम्पैक्ट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग एज सच, लोकल OEMs, बट एज पर आवर सर्वे what it says is कि 80% of the customer wants a car which is below 25 lakhs. Okay, both EV and ICE, but mostly EV. Now, इसका मतलब क्या है कि ये अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं अगले 3 साल के लिए गाड़ियां या 5 साल के लिए, तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट में प्ले करेंगे। तो इंडियन कंपनीज जो आज की डेट में हम we are seeing a lot of OEMs who are there in the lower price segment, 25 lakhs and below, उनको in the near term कुछ खास impact नहीं होगा। It will be beneficial for the Indian auto industry as well as consumer. Absolutely. एक important जो आपने डिटेल्स दिए हैं उसमें अभिजीत जी एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा
जब हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये टेस्ला के लिए साहब जीत हो गई, उनके लिए साहब ये बन गया और एक तरफा हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस तरह की रिपोर्ट्स में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हम डाउट कर रहे हैं हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं टेस्ला के लिए, जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, टाटा मोटर्स है, ओला है, बाकी जितने भी स्पेस में हैं, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रेपुटेशन हो सकती है टेस्ला की, लेकिन इंडिया का मार्केट भी तो कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो यहां पे भी तो एक्शन दिखेगा सर। देखिए, जब तक आप किसी कंपनी को बाहर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, उनकी गाड़ियों को इंडिया में टेस्ट, जैसा कि हमारे को स्पीकर ने कहा, जब तक गाड़ियां एक दूसरे को compete नहीं करती हैं, तब तक ये एक मोह बना होता है कि शायद हमारी गाड़ियां उनसे बेहतर नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो महिंद्रा हो, मारुति हो या टाटा हो, इनकी गाड़ियां सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल नहीं होती, इनकी गाड़ियां बाहर भी इस्तेमाल होती है। काफी अच्छा एक्सपोर्ट है इनका। मारुति की नई सीरीज की गाड़ियां काफी अच्छी एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनको देखने का मौका मिलता है। लोग मुझे बाहर से तस्वीरें भेजते हैं कि हम मारुति की गाड़ी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मेरा मानना है कि टेस्ला ही नहीं, कई सारी ऐसी कंपनियां जो भारत में थी ही नहीं या आ ही नहीं पाती। सो इसको एक तरह से पॉलिसी की हार देखा जा रहा था कि या तो हम चाइना में बनी हुई गाड़ी को अलाउ करें, जो भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय लीडरशिप किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी कि टेस्ला मैन्युफैक्चर करे चाइना में और इंडिया में बेचे। दूसरी कि अगर हम उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी, बिल्कुल, क्योंकि 70% से 100% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, और अगर आप टेस्ला की प्राइस देखें तो $3500 के आसपास है। $3500 के आसपास प्राइस इसमें नीति में लिखी गई है, और 3800 से उनका बेस मॉडल स्टार्ट होता है। सो ये एक समानता नहीं हो सकती है, ये उस सेगमेंट की तरफ है जहां और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां जो दे वर वेटिंग ऑन द फेंस, कहा जा सकता है, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड डिसाइड एंड ओपन द मार्केट। एंड व्हेन द मार्केट इज ओपन, ये उन कंपनीज को भी एक चैलेंज देगी, क्योंकि इंडिया इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, बैटरीज की जो इनोवेशन अभी हो रही है, गाड़ियों की जो इनोवेशन हो रही है, वो भारतीय कंपनियों को, भारतीय कारों को पहले के मुकाबले आज के समय में वैश्विक स्तर पर देखा जाता है। और टेस्ला को आने दीजिए, आने से पता चलेगा कि हमारी गाड़ियां बेहतर है या उनकी। बिल्कुल, एक कंज्यूमर परसेप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होगा, क्योंकि देखिए टेस्ला की जो इमेज है वो बहुत ही प्रीमियम और हाई एंड प्राइसिंग वाली इमेज है, जो कि एक्चुअल में है भी। अब हम धीरे धीरे ईवी एडॉप्शन के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक की फैक्टर है, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर करने पड़ेंगे टेस्ला को, एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचना होगा। चैलेंजेस बहुत है, बट ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जो डेडलॉक बना हुआ था कि साहब टेस्ला क्यों नहीं आ रहा, सब तो आ रहे हैं, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर वेलकम करने की कोशिश की गई है ओपन हार्ट के साथ, मुझे लगता है कि ये इंडिया का एक इंपॉर्टेंट वो है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं अभिजीत? एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, इसमें हमने टैक्स की का जो माना जाता था कि यदि हम टैक्स या ड्यूटी घटाएंगे तो हमारी नुकसान होगा, वो उस नुकसान की भरपाई भी की गई है। $500 मिलियन, एंड दूसरी जिसमें 8000 गाड़ियों की इंपोर्ट अलाउ की गई है लोअर 15% टैक्स पे, उसके लिए $800 मिलियन। तो ये बड़ी बैलेंस्ड, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है इस नीति को, जहां हम टैक्स का भी लॉस नहीं करते। 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग में ही करना पड़ेगा ना? यस, इंडिया में आपको करना पड़ेगा, और 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, तो मुझे लगता है कि नॉट अ बैड डील एट ऑल। लेकिन ओवरऑल जो अभिजीत जी, सॉरी, अब मैं रजत जी के पास आना चाहूँगा। रजत जी, अब थोड़ा टेस्ला को साइड में रखते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरऑल हमें समझाइए कि भारत कहाँ जा रहा है, ओवरऑल जो ईवी की दुनिया है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं। हमने देखा कि यूरोप और चाइना इस समय फ्रंट रनर्स हैं ईवी एडॉप्शन में, और चाइना ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यूएस चाइना से थोड़ा पीछे ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर भी ईवी सेल्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं। सिमिलरली नॉर्वे में हम देख रहे हैं कि एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, हाई शेयर जो व्हीकल फ्लीट है ईवी का, उसमें हम कहाँ पर हैं सर अभी? क्योंकि हम चारों तरफ सुनते हैं ईवी ईवी ईवी, लेकिन ग्लोबली हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अभी उस रेस तक पहुंचने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी है? आई थिंक किसी ने मुझे एक बार बहुत चीज बोली थी कि ये मैराथन है, ओके, कोई 100 मीटर रेस तो है नहीं, बट if you look at it, right, in China as well as in US, China तो already 1/3 क्रॉस कर चुका है. Okay, they're very close to the 1/3 of the total car sales is coming from EV, and they are pushing a lot. I think US also is already in the double digits.
इंडिया जैसे आपने पहले बोला था 4 से 5% है, पैसेंजर व्हीकल में आई थिंक 2% के करीब होगा। वी given the overall car market that we have, which is 4.5 million or so, 45 लाख 47 लाख गाड़ियां expected by the end of this year, उसमें से 2%, 2.2% is what we have EV. So the scope is huge. Now इसमें दो तीन चीजें हैं. One is global trends अगर देखा जाए तो चाइना में a lot of these things are driven by government push as well as incentives. Same is the case in US, but US में and चाइना में एक commonality जो है वो है कि कुछ players US के और कुछ प्लेयर चाइना के, दे डेवलप द टेक्नोलॉजीज वेरी फास्ट एंड दे हैव एन एडवांटेज. इंडिया में हमारे लोकल होम ग्रोन प्लेयर्स ने भी ये एडवांटेज क्रिएट किया है, बट इस मार्केट, इंडिया इज अ लिटिल डिफरेंट एंड अ टफ मार्केट सो टू से, बिकॉज हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे कि द प्राइस रेंज इन विच द इंडियन कंज्यूमर वांट्स एंड गेटिंग एन ईवी इन दैट प्राइस रेंज इज नॉट एन ईजी थिंग. We are technically surviving on the government incentives that are given to us. So बाहर की कंपनी जब इंडिया में आती है तो उसके दो फायदे होते हैं. एक तो टेक्नोलॉजी आती है बाहर से, दूसरा जो सप्लायर इकोसिस्टम है वो अपग्रेड होता है, उसके जरिए अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है. सो अगर इन सब चीजों को देखें तो दिस एंटायर मूव आइडियली शुड गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू द इंडियन मार्केट. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने देखा कि $35,000 अगर हम ले लें, विच इज मोटा मोटा 35 लाख के करीब, राइट, नेट नेट 10% डीलर मार्जिन, और इफ यू आर सेलिंग लाइक एजेंसी मॉडल, you have 5% EV पे GST and all, तो 43-45 लाख के करीब पे नेट आएगा. So this what we expect with these new manufacturing setups coming in, global players coming in, Indian players expanding in the next 3 to 5 years, this entire price range is going to drop by nearly 15 to 20%, which means today government का जो incentive pass on हो रहा है, that will get covered. Second is premiumization जो market में हो रहा है, वो also इसको support करेगा to provide a cushion to. All right. And last thing, we should not forget, इंडिया में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है पिछले 5-6 साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे. द प्राइस, एवरेज प्राइस ऑफ अ कार जो हम बेचते थे पहले वो 5.5-6 लाख के करीब था, अभी वही प्राइस 11.5 लाख के करीब हो गया. इसका मतलब लोग अब खर्चा कर रहे हैं, पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन देयर वेल बीइंग एज वेल एज फॉर देयर लाइफस्टाइल एटसेट्रा, एंड एट द सेम टाइम this is going to call for multiple operating models. but ये पेस बहुत अच्छा हो सकता था. आपने बिल्कुल सही कहा, हाई एंड गाड़ियों पर भी हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप TCO अगर देखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव जो E2Vs है और जो 3 व्हीलर्स हैं उसमें ज़्यादा दिखेगा. अभी कार्स में हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं. उसका सबसे बड़ा कारण, क्विकली मैं अभिजीत आपका कॉमेंट लेना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स. आप चार्जर नहीं है, गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन चार्ज कहाँ करेंगे. बैटरी टेक्नोलॉजी में पॉलिसी सपोर्ट तो चलो ठीक ठाक हो रहा है, और दूसरा है सेफ्टी कंसर्न्स अभी भी हैं सर, तो इनमें कैसे करेंगे हम? देखिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, बिकॉज कार खरीदने वाला जो कंज्यूमर है, आई थिंक मैं कहूंगा कि इंडिया एक अर्ली मार्केट रहा है. अर्ली मार्केट का मतलब हम बहुत जल्दी कार की रिटेल्स में घुस गए और हमने इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया. जो हमारी बस का सेगमेंट था या जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेगमेंट था, उस सेगमेंट के ऊपर अब हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं. अभी अगर आप प्रधानमंत्री जी की लेटेस्ट स्कीम देखें, PME बस सेवा, उसमें 10,000 इलेक्ट्रिक बस PPP मॉडल पर आने हैं. लेकिन इससे पहले हम पीछे के 10 सालों का अगर इतिहास उठाकर देखें तो इससे पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट को हम लोग बस खरीदवाने की कोशिश करते थे कि वो इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट हो जाए. दिल्ली में काफी बसें ली भी गई, लेकिन ज्यादातर स्टेट यूज जो थे वो सब नुकसान में चलते हैं क्योंकि उनका फिलैंथ्रोपिक बिजनेस होता है. मेरा मानना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो लोग गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे थे या जो लोग गाड़ी खरीदने का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो अब आना शुरू हुए हैं. और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी अपनी नीति बदली है. गवर्नमेंट अब अनऑर्गेनाइज बस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके उनको 10,000 के आसपास इलेक्ट्रिक बस, मुझे लगता है ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ईवी के एक शानदार इकोसिस्टम बनाने में. अभी भी जो हमारे ICE व्हीकल्स हैं उसमें थोड़ा सा प्राइसिंग का एक इशू है, जैसा कि हमने हाईलाइट भी किया. उसमें बहुत सारे रेंज
एंग्जाइटी भी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो कस्टमर फिनेंशिंग जो फ्रिक्शन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी चैलेंजेस हैं जो ईवी परचेजेस में है। लेकिन मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे इन सबको पाट रहे हैं और अब ये हमने खुले दिल से जो इंपोर्ट के लिए स्वागत किया है, मुझे लगता है कि ये नया मील का पत्थर। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, ग्रीन हो भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत सिन्हा, वक्त निकाला आपने। रजत महाजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए।